मैम आपने बताया ही नहीं कुछ उसके बारे में। भरा है। ओ अच्छा, इसलिए मैंने सोचा मैं खोल के ना देखूं। बच्चे भर आए और तेरे को अभी भी पढ़ा, मैंने बताया नहीं। वाह, क्या बे। नोटिफिकेशन खोल के वैसे समझ तो आया था, जिनको नहीं समझ आया था उन्होंने वैसे फोन करके पूछ लिया था, फॉर्म भी भर लिया था। तुम अलग हो हैं। फोन मैम कर कॉल तो फोन मैंने भी की थी। फोन नहीं उठाया मैंने तेरा। उठाया था बट आपने बोला बेटा मैं बाद में बताती हूँ। एक संडे है मेरा, बैठी हूँ मैं वहाँ टीवी देख रही हूँ, मुझे कह रही है फॉर्म बताओ। है बंदा वो टीवी भी ना देखे। एक संडे में 1 बजे तक तो मैं तुम लोगों के साथ ही होती हूँ। आधा संडे तो मुझे जीने दो। मुझे फोन करियो जब फॉर्म भरने जाइए, ओके। बाकियों का तो हो गया ना। काफी सारे बच्चों ने भरा, जिन्होंने नहीं भरा भर लो, फिर तुम्हारी पसंद का सेंटर नहीं मिलेगा तो फिर तुम रोगे, ये तो दूसरे पे रही। भर लेना, ओके। मैम बस ये बता दो 3 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट। फोन कर। फोन 3 और 7 का है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन जहां तक मेरे को आइडिया है। अच्छा साहिल, नाइस। तू अपनी प्रॉपर्टी सारे मेरे नाम कर दे फिर, हैं। मेरे को फोन करना, फिर डिस्कस करेंगे। पापा तो बच्चे बच्चे पर डिपेंड करता है ना। और मनीषा ग्रुप में भेजा था ना आलम सर ने, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का वो फॉर्म, ये एक और आई है। आओ भाई, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ी थी क्लास में। उसके बाद हम एनसीईआरटी पढ़ते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे कि हमने सही से रिवाइज करा है या नहीं। साथ साथ उसको और याद करते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुमको लगाने एजर्शन रीजन, ओके। तो एजर्शन रीजन की मैं स्लिप भेज दूंगी ग्रुप में, एजर्शन रीजन लगाना जितने लगा सकते हो। कोई ना तनिष्का, गिव मी अ कॉल। ओके डन, स्टार्ट करें। Yeah, ma'am. स्क्रीन दिख रही है सबको, दिख रही है सबको स्क्रीन। यस मैम। Yes, ma'am. आइए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कष्टदेय थी ये। ठीक है, अभी मैं एनसीईआरटी रीड करूंगी तो हर एक लाइन पे रीड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो जब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट होगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें इतना अच्छे से आता है कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में सबसे पहले आप कौन सी डिजीजेस के बारे में पढ़ते हो? बैक्टीरियल। ऑर्डर में मैं इसलिए बोलती हूँ कि रिकॉल करना आसान होता है। बैक्टीरियल डिजीज के बाद हम पढ़ते हैं शायद वायरल, फिर हम शायद यस मैम। प्रोटोजोन पढ़ते हैं, और फिर हम शायद वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, फंगल। ऐसा तो कुछ था, राइट। उसके बाद उसके बाद हम लोग चले जाते हैं इम्यूनिटी में। इम्यूनिटी से लेके जो कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर थे, क्या खूबसूरती से क्लियर थे, वही वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं स्पेसिफिकली कैंसर की तरफ एंड एड्स की तरफ, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि वायरल डिजीज में एड्स पढ़ ले, क्योंकि महानो एड्स वायरल, वायरल ही होता है ना, वायरल डिजीज है इसलिए तो हम उसको चलो यहाँ रख लेते हैं, यहीं खत्म करते चलेंगे इसको, राइट। और फिर एंड में क्या पढ़ते हैं Drug. हम? ड्रग्स। ये हाँ, नशे पत्ते पढ़ते हैं हम लोग, है ना। नशे पत्तों के बारे में पढ़ते हैं लेकिन हम करते नहीं है, अच्छे इंसान है हम। और फिर कुछ जनरल चीजें हम पढ़ते हैं वहाँ पर, जनरल सी पॉइंट्स पढ़ते हैं लास्ट में, जो हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं नीट में। तो ऐसा हो सकता है कि वो अच्छी अच्छी लाइनें तुम्हारे नंबर खा जाए, ऐसा नहीं करने देंगे। नंबर से याद आया, नंबर नहीं भेजे बहुत सारे बच्चों ने संडे टेस्ट की। क्या तुमको चिट्ठी डालूं हर बार? नहीं भेजोगे? नहीं भेजोगे मैं ध्यान देना छोड़ दूंगी। मजाक नहीं कर रही मैं। मैंने एक डिग्री कराई है। हेलमेट। जो नंबर नहीं भेजेगा मैं उसका ध्यान रखना छोड़ दूंगी, खुद कर लेना अपना ध्यान। बस इतना सही है। ओके भावना, थैंक यू। ओके, सो आज चलो बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बैक्टीरियल डिजीजेस कौन कौन सी हमने पढ़ी थी, उसके साथ कुछ टर्म्स थी जो पता होनी चाहिए। सबसे पहली टर्म थी इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, क्रॉनिक डिजीज एंड एक्यूट डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो होती है जो एक पर्सन से दूसरे को हो सकती है। बहुत आराम से एग्जाम्पल है कोविड, एक से दूसरे को फैल रहा था, छींक दो तो पार्टिकल एरिजोल की फॉर्म में दूसरे के पास जा सकते हैं, वो इनहेल कर ले उसे हो सकता है। या छींक दो, उसने पेन छुआ, मैंने ये पेन किसी को पकड़ाया, उसने इसको छुआ, वो वाला हाथ उसने मुंह में डाल लिया और उसको भी इन्फेक्शन हो गया। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज वो जो स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर। हमें लगता है ये टर्म्स इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्वेश्चन बनते हैं इनसे बहुत। नॉन इन्फेक्शियस, और तुमको स्कूल में ऐसे आ सकते हैं कंपैरेटिव, डिफरेंशिएट बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्रॉनिक एंड एक्यूट डिजीजेस, तो तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने हमेशा बोला कोई भी टर्म है जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है उस टर्म से, उसको हमेशा आप उसकी एक डेफिनेशन लिखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन बहुत काम आती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज जो एक से दूसरे को ऐसे स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है। तो हम नॉन इन्फेक्शियस और इन्फेक्शियस के लिए दूसरी टर्म यूज रखते हैं कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। और नॉन इन्फेक्शियस को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल। ये शायद 9th या 10th क्लास में साइंस के चैप्टर में आता है।
तो नॉन कम्युनिकेबल होती है, एक दूसरे से नहीं होती है, जैसे कि कैंसर, ऐसी किसी से स्प्रेड नहीं हो जाएगा। क्रॉनिक डिजीजेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म डिजीजेज होती है, बहुत समय तक रहेगी शरीर में। और क्रॉनिक डिजीज जब ठीक हो जाती है ना, तब भी वो कोई इफेक्ट छोड़कर जाती है। क्यों? क्योंकि क्रॉनिक डिजीज आपके शरीर में इतने टाइम तक रही है कि आप उसको ठीक भी कर दो ना, उसने किसी ना किसी ऑर्गन पे डिफेक्ट डाल दिया होता है। एक्यूट डिजीज होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए डिजीज हुई है और वो ठीक हो गई, ठीक है, जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जिंदगी में आई थी, उसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म नहीं कभी रहता। तो क्रॉनिक लॉन्ग टर्म वाली और एक्यूट छोटी वाली, ठीक है। नहीं साहिल, वन शॉट में इम्पॉसिबल है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इम्पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, इतना क्लियर सबको ये 4 टर्म? यस मैम। यस मैम। फुल एक्टिव होके बैठना, ओके। इसका मैंने एक बहुत ही वियर्ड सा तरीका सोचा है, तो चलो इसको भी करेंगे ABCD के फॉर्म में। अब आओ, तो एक डिजीज पड़ी है बैक्टीरिया में, टाइफाइड। टाइफाइड को हम एंटेरिक फीवर भी कहते हैं। एंटेरिक वर्ड हमने किससे रिलेटेड पढ़ा था? तुमने किसकी सिक्रीशन को पढ़ा था? ई से नाम आता है उसमें, सकस इंटेरिकस, किसकी सिक्रीशन है? इंट्रोकाइनेज, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से रिलेटेड टर्म है ना ये, सकस इंटेरिकस, उसकी सिक्रीशन को कहते हैं। तो वहां से याद रखना, एंटेरिक फीवर मतलब टाइफाइड की बात हो रही है, जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड होगा। तो हमने कहा था ऐसे ही इनको याद करना है कि आप पहले लिखो कि पॉजिटिव एजेंट कौन है, सैल्मोनेला टाइफी, क्योंकि बैक्टीरियल पढ़ रहे हैं। एक बार पूछ लिया गया था कि कौन सा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? फीको ओरल मेथड, मतलब फीस, देखो इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है ना, तो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में बैठा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में जाके फीसिस के फॉर्म में बाहर आएगा। तो फीसिस के साथ बैक्टीरिया के पार्टिकल बाहर आएंगे, उस फीसिस के ऊपर फ्लाइज बैठेंगी, फ्लाइज किसी खाने के ऊपर बैठेगी, वो खाना तुम खाओगे और तुम्हें हो जाएगा टाइफाइड। इसलिए कहते हैं कि ऐसी जगह मत खाओ जहाँ पे मक्खियाँ उड़ रही हैं, क्योंकि वो कैरियर होती है, बीमारियां फैला सकती है। तो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से आता है, ठीक है। सिम्टम क्या है? कॉन्स्टिपेशन, इतना इंपॉर्टेंट सिम्टम नहीं है। सबसे बड़ा सिम्टम जो इसका है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन होना, मतलब छेद हो जाना। तो बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद करने लगता है, वो ना उसको खा रहा होता है, उसकी वॉल को। धीरे धीरे जब उसका अमाउंट बढ़ जाता है तो वो इतना ज्यादा वॉल को खा लेते हैं कि उसमें छेद हो जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा पॉइंट, एक और सिम्टम है कि सस्टेन हाई फीवर होता है। देखो बॉडी का जनरल टेम्परेचर क्या है? 37 37 है ना, तो 37 डिग्री सेल्सियस है ना, तो 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर आने लग जाएगा। नॉर्मली मेरी बॉडी में 40 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, दैट इन दैट कंडीशन आई माइट हैव, लाइक कंसिस्टेंटली ऐसा रहेगा तो हो सकता है फीवर। नाउ इसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है वो पूछता रहता है, दैट इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से होता है ये। और टाइफाइड के साथ हमें क्या याद रखना है? टाइफाइड मैरी। क्या था टाइफाइड मैरी का केस? And she was a carrier of typhoid for many years. हाँ, तो वो उनको टाइफाइड था, बहुत सालों तक उन्होंने कैरी किया, और वो जब भी वॉशरूम में आते थे वो हाथ नहीं धो के आते थे, तो उनके हाथ में फीसिस से वो पार्टिकल आ जाते थे, फिर वो खाना कुक करते थे और जो लोग खाना खाते थे उन सबको टाइफाइड हो जाता था। उनका बहुत सीवियर केस था। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है दिखा रहे और ये उसकी परफोरेशन दिखा रहे हैं यहाँ पर, राइट, दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज सैल्मोनेला टाइफी, राइट। चलो नेक्स्ट, निमोनिया। निमोनिया होता है किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके पॉजिटिव एजेंट से क्वेश्चन आता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये तो हमें याद रहेगा क्योंकि नाम में ही निमोनिया है, ग्राम पॉजिटिव से होता है। लेकिन हमें क्या याद नहीं रहेगा, वो ये कि ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी होता है। हाँ, तो ये लिखना है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से तुम्हें कौन सा वो मिलता है एंजाइम, जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इससे निकाला गया था, कौन सा? हिंद 2। हिंद 2 के बारे में कुछ खास बात? फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी आइसोलेटेड, तो ये वही था जिससे निकाला गया था। और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से कुछ याद है किसी को? किसने यूज किया था इसे? हाँ मैम मिस, मॉलिक्यूलर में कोई किसी ने यूज किया था? यस मैम, स्टेनल एंड कौन से एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था? स्टेहल एंड मिसेल्सन, स्टेल एंड मिसेल्सन, आर यू श्योर? यस मैम। आई डोंट थिंक सो। नहीं शिवानी, टेक योर टाइम। आओ तब तक, मोड ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा? इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट एंड स्नीजिंग। तो ये भी कम्युनिकेबल हुआ या नॉन कम्युनिकेबल हुआ? ये डिजीज कम्युनिकेबल है, एक दूसरे से फैलेगी। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ये। अब इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? कहाँ तक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसीडर करते हो? नोज से जाते हो तुम
ट्रैकिया के पास? ट्रैकिया से तुम कहाँ जाते हो? ब्रोंकी या ब्रोंकियोल्स? ब्रोंकी। ब्रोंकी ब्रोंकी के बाद कहाँ जाते हो? ब्रोंकियोल ब्रोंकियोल्स। फिर ब्रोंकियोल्स उसके बाद तुम जाते हो लास्ट वाली जिसके ऊपर वो रिंग नहीं होते। कौन से होते हैं जिसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होते? यस दैट्स करेक्ट हर्षिका। यस अनिश। वो कौन से होते हैं? ब्रोंक्यूल्स के साथ एक लास्ट में टर्म आती थी जिसमें कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होते। एक और आई थी एल्विलाई। एल्विलाई और ब्रोंक्यूल के बीच में एक और टर्म है, क्या था? टर्मिनल ब्रोंकाई टर्मिनल। ब्रोंकियल टर्मिनल ब्रोंक्यूल। सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये होता है ना पूरा का पूरा। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इस पूरे ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा ये। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि एल्विलाई को भी इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो एल्विलाई को भी, वैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक तो यही है देखा जाए तो, लेकिन ये एल्विलाई को भी इन्फेक्ट करता है तो पूरे रेस्पिरेशन को अफेक्ट कर देता है ये, ठीक है। तो इसमें ये एल्विलाई को भी कंसीडर करते हैं। पर रेस्पिरेटरी ट्रैक तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए क्योंकि तुमने रेस्पिरेशन पढ़ा है। नाउ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो तुम्हें एल्वुलाई इन्फेक्टेड मिलता है। एल्वुलाई में क्या होता है? निमोनिया की खास बात है कि पानी भर जाता है। तो एल्वुलाई फिल्ड विद फ्लूइड एंड इन सीवियर केस नेल्स भी ब्लूइश कलर के हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ये कहना क्या चाहते हैं कि जो एल्वुलाई होता है, एल्वुलाई के अंदर देखो एल्वुलाई है और यहाँ पर ब्लड वेसल्स होगी, राइट। तो एल्वुलाई ब्लड वेसल्स के बीच में एक लिक्विड तो होगा ही ना, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, राइट। कहते हैं ना हर चीज के बीच में होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना, इन्फेक्शंस की वजह से अंदर भर जाता है एल्वुलाई के अंदर। अब यहाँ पानी पानी हो गया, तो पानी पानी में जब गैसेस मिक्स हो जाती है ना, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक्सचेंज बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए पानी में ऑक्सीजन, पानी से ऑक्सीजन निकालना बड़ा मुश्किल काम है, सबके बस का नहीं है ना। तो पानी भर जाता है छाती में, उसको मतलब एल्वुलाई के अंदर बेसिकली, उसको हम कहते हैं निमोनिया, राइट। क्लियर सबको? तो ये आएगा, इतना पानी भरेगा कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी ना, इस वजह से नेल्स वगैरह नीले दिखने लग जाएंगे, होंठ थोड़े नीले लगने लग जाएंगे। ओके नेक्स्ट, ये देखो इस पिक्चर में दिखाया है कि ये एक्सरे दिखा रहे हैं, जहाँ पे तुमको थोड़ा अलग सा दिख रहा है ना, दिस इज द इन्फेक्टेड एरिया। नाउ वायरल डिजीजेस, तो बैक्टीरिया में इतनी पीछे कराई थी। अब आओ वायरल डिजीज के अंदर। वायरल डिजीज के अंदर सबसे पहले कॉमन कोल्ड जो सबको होता है, ग्रुप ऑफ राइनो वायरस एंड मेनली रिस्पॉन्सिबल। तो राइनो वायरस एक कंप्लीट ग्रुप फैमिली है वायरस की, जिसकी वजह से क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड किसका इन्फेक्शन है? क्वेश्चन यहाँ से आता है। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं भूल गई, सॉरी। हाँ, कहाँ थे हम? क्या पूछ रही थी मैं तुम्हें? हम दिस इज यूज्ड इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बेटा। ग्रिफिथ ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में जब वो जेनेटिक मटेरियल की खोज कर रहे थे, राइट। यस राइट शिवानी, एल्वुलाई में जो फ्लूइड होता है ना, वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। कोई भी सेल है ना, जैसे वो सेल पड़ा है ना, उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो होता है, हमेशा बाहर भी एक लिक्विड होता है। हर चीज भीगी हुई है हमारी बॉडी में, तो जो बाहर का लिक्विड होता है इसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके ओके यस मैम। ओके बेटा, चलो अब आओ भाई, पीछे जो पड़ा था वो था निमोनिया ना। निमोनिया भी लंग से रिलेटेड था और हमारा वायरल डिजीज भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, लेकिन इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। पहला कि जो कॉमन कोल्ड है वो किसका इन्फेक्शन है? वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है। लंग्स इफेक्ट नहीं होते, तो जहां से तुम्हारे लंग्स शुरू हो रहे हैं, ब्रोंकियोल्स, वो इफेक्ट नहीं होंगे, ट्रैकिया तक रहेगा ये, ठीक है। तो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये इन्फेक्शन है, इसलिए जल्दी ठीक भी हो जाता है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है ना। आपको वायरल कॉमन कोल्ड होता है, लेकिन अगर निमोनिया होता है तो उसको टाइम लगता है, राइट। तो ये एरिजोल इफेक्ट या ड्रॉपलेट इफेक्ट, मतलब एक से दूसरे को हो जाएगा। तो कम्युनिकेबल है या नॉन कम्युनिकेबल? कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस है या नॉन इन्फेक्शियस? इन्फेक्शियस यही क्वेश्चन घूम के पूछ सकते हैं। तो ये 7 से 3 दिनों में ऐसे ठीक हो जाता है। रनी नोज होती है इसमें, ऐसे तुम्हारी नाक बहती रहती है। कफ होता है तुमको, खांसी बहुत दूर से होती है। नेजल कंजेशन होता है, मतलब नाक से हवा नहीं आती ना, फिर उस रात को मुंह खोल के सोना पड़ता है। और सोर थ्रोट होता है, गले में होता है कतई दर्द। दर्द से याद आया गले के, खुशी सही है तू? आइए। यस मैम, ठीक हो अब तो हट गया जुकाम, बस थोड़ा अरे सा है। आ गई इसके बाद वापस। और अस्मिता तुम कैसी हो? मैम मैं भी ठीक हूँ। तुम भी ठीक हो? ओके, आओ पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज हेलमिन डिजीज। राउंड वॉर्म्स Excuse me, की ma'am. डिजीज है। हाँ बोलो बोलो।
मैम मुझे आपको पता है मुझे क्या गिफ्ट मिला? क्या? अवंती फिलोस की तरफ से मुझे बुक्स आई हैं। ओह कंग्रेचुलेशंस। ओके थैंक यू बेटा। मैम, वो भी PYQs की। बहुत सुंदर सुंदर बुक्स हैं। 6 बुक्स आई हैं मैम, +1 +2 की। कंग्रेचुलेशंस बेटा। मेरे खुद के पास थैंक भी यू है। मैम। ओके चलो। ओके बेटा अब देखो ये वाला, अब ये हेल्मिन डिजीज, ठीक है। ये तुझे पायल थोड़ा थोड़ा साथ साथ में ऐड करना पड़ेगा। ओके सबका तो नहीं है मैंने लिखवाया हुआ नो डाउट, पर थोड़ा थोड़ा तुम्हें खुद ऐड करना पड़ेगा। जहाँ पे पूछा जाता है वहाँ पे मैंने ऐड करा दिया। ओके नाउ एस्कैरिसिस। बेटा मैं अभी बता रही हूँ, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी ना तुमसे पूछूंगी, तो ध्यान से सुन लो। एस्कैरिसिस कौन सी डिजीज थी? कॉजेटिव एजेंट था इसका एस्कैरिस। कॉमन राउंड वॉर्म होता है इस पे खेल जाते हैं वो। ये कौन सा वॉर्म है? राउंड वॉर्म है ये। और ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। एस्कैरिसिस में ये क्वेश्चन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी तक जितना करा है स्मॉल इंटेस्टाइन था ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इफेक्ट हो रहा है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से जाता है, तो इससे होता क्या है? फीकल मैटर ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल विल हैव एस्कैरिस, और उसके अंडे तो वो स्प्रेड हो जाते हैं आगे। वही फीकल ओरल रूट जो पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। नेक्स्ट सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लॉक और बर्स्ट हो जाता है। बहुत ही खतरनाक सी पिक्चर थी इसकी, याद है तुमको? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो वाइट वाइट दिख रहे हैं ये एस्कैरिसिस है। तो वो बड़े होके इतने ज़्यादा इकट्ठे हो गए कि ये बर्स्ट हो सकती है। सोचो किसी की स्मॉल इंटेस्टाइन फट जाए, जो मेन साइट है फूड एब्जॉर्प्शन का, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। इसलिए पेन और क्रैम्प्स होते हैं, क्रैम्प्स बनना, मरोड़ बनना, और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि एस्कैरिस वही वॉल्स को खा रहा है। या वॉल्स को खाएगा तो उसमें छेद होगा, वहां से खून बहने लग जाएगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन फीचर है इसका। नाउ एस्कैरिसिस इज इम्पोर्टेंट, तो कॉल करने की कोशिश करो जितना तुमको याद है। नेक्स्ट इज एलिफेंटेसिस और फिलेरिसिस। इसे कहते हैं हम, किसकी वजह से होता है? विशेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड विशेरिया मलाय। कॉमनली इसको फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। किसे? विशेरिया मलाय को फिलेरियल वॉर्म भी कहते हैं। इनके टर्म में बहुत ज्यादा दिक्कत है। ओके ओके साहिल। नाउ किसकी वजह से होता है ये एक क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से होता है, विच एक्ट एज अ वेक्टर। तो एक बहुत कॉमन सी बात है कि वेक्टर और कैरियर में फर्क क्या है? एक चीज वेक्टर है और एक चीज कैरियर है, फर्क क्या है? वेक्टर और कैरियर में फर्क क्या है? कैरियर क्या लगता है सुनने में? जो किसी चीज को कैरी करता है। ट्रांसपोर्ट किसी भी पैथोजन को फॉर एग्जांपल उठा के कैरी करते हैं, ठीक है। जैसे कैरियर हो गया तुम्हारी गाड़ी, तुम्हें उठाया गाड़ी ने और तुमको कैरी करके छोड़ दिया। वेक्टर होता है विच सॉरी ट्रांसपोर्ट तो ये भी करता है पैथोजन को, प्लस सम लाइफ साइकिल पार्ट, ऐसे लिख सकते हैं, लाइफ साइकिल पार्ट ऑफ पैथोजन इज इनसाइड वेक्टर, टेक प्लेस इनसाइड वेक्टर। तो वेक्टर एक्चुअली में टर्म ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। वेक्टर वो है जो किसी पैथोजन को कैरी तो करता है, लेकिन उस पैथोजन का कोई लाइफ साइकिल का पार्ट भी उसके अंदर होता है। जैसे प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना, वो वेक्टर है, वो कैरी करता है उस चीज़ को। सॉरी प्लाज्मोडियम, फीमेल एनोफिलीज है, वो प्लाज्मोडियम को कैरी करती है और ह्यूमन के अंदर छोड़ देती है मलेरिया कॉज करने के लिए। लेकिन वो जो प्लाज्मोडियम है उसके कुछ लाइफ साइकिल का पार्ट उस वेक्टर के अंदर भी होता है ना, फीमेल मस्कीटो के अंदर, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं। कैरियर इज लाइक जो उठा के बस रख दे, उसका उसकी लाइफ के अंदर कोई पार्ट नहीं है। तो कैरियर हो गया जैसे कॉमन हाउस फ्लाई, वो किसी गंदी चीज पे बैठती है, जैसे फीसिस के ऊपर बैठती है, पैरों में पार्टिकल लगा लेती है, खाने पे बैठती है, वहां छोड़ देती है। तो जो वो पार्टिकल, जो बैक्टीरियल पार्टिकल ऐसे स्प्रेड हो गए, वो उसकी लाइफ साइकिल उसके ऊपर डिपेंड थोड़ी कर रही थी, राइट। उसके अंदर कोई चेंज थोड़ी आया जब कैरियर ने उसे उठाया। लेकिन वेक्टर की मदद से कुछ चेंज भी आता है पैथोजन के अंदर, ठीक है। तो पैथोजन ज्यादा इन्वॉल्व होता है वेक्टर के साथ, तो वेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व वाली टर्म है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जब हम वेक्टर यूज करते हैं तब भी हम क्या करते हैं ना, जेनेटिक मटेरियल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो वेक्टर ज्यादा इन्वॉल्व टर्म है, कैरियर बस उठा के इधर से उधर रख दिया, ठीक है, याद रहेगा। Yes, ma'am. आइए आइए आइए, यूलिक्स मस्कीटो वेक्टर है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको कैरियर लिख देंगे, गलत हो जाएगा, इसकी डिटेल नहीं करते ना, इसलिए याद भी नहीं रहता। नाउ ग्रॉस डिफॉर्मिटीज इन लोअर एब्डोमेन, क्वेश्चन आएगा, एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन,
अपर एब्डोमेन तो लोअर एब्डोमेन की ग्रॉस डिफॉर्मिटी है। ग्रॉस मतलब बहुत ही अजीब सी डिफॉर्मिटी है, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में तुम्हें दिखती है। इट में इंक्लूड ग्रोइन रीजन। एक क्वेश्चन आता है कि ग्रोइन रीजन जो प्राइवेट पार्ट होता है वो इन्वॉल्व होता है या नहीं। हो सकता है, जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन हो सकता है। क्लियर? तो इसमें Yes, वही ma'am. वाली ये चीज है जिसमें लेग एलिफेंट ma'am. जैसे खड़ी हो जाती है। वेरी गुड। आइए, ये वाला रीजन है ये, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, द फिलेरियर वर्म एंटर इनटू द लिम्फ वेसल ऑफ द लोअर एब्डोमेन एंड स्वेल इन द लिम्फ वेसल बिकॉज लिम्फ एक्यूमुलेट। तो लिम्फ वेसल जो होती है ना, जो लिम्फ कैरी करती है, उसके यहाँ पे ब्लॉकेज करा देते हैं ये विशेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो इसकी वजह से लिम्फ वेसल थोड़े टाइम में तुमको फूली हुई दिखेगी। अब यहाँ पे बहुत सारी लिम्फ वेसल की स्वेलिंग करा दो तो पूरी लेग फूली हुई दिखती है। तो इसकी सारी लिम्फ वेसल ऐसे फूली होगी, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। ओके, सो दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट कि लिम्फ वेसल की एक्यूमुलेशन की वजह से ये होता है लिम्फ की, राइट। नाउ फंगल डिजीज, इसके बाद एनसीईआरटी पे जाऊंगी। फंगल डिजीज के अंदर तुमको याद है कैसे पढ़ा था हमने? याद कैसे किया था? 3 नाम याद करने थे। ट्रिक याद है? एपिडर्मिस के ऊपर Yes, 3 ma'am. Epidermis पर microspores. हाँ, एपिडर्मिस पर 3 सींग वाला माइक्रोस्पोर बैठा है, ऐसे करा था ना। एपिडर्मिस के ऊपर 3 सींग वाला एक स्पोर बैठा है, ऐसे करके हमने याद किया था। कोई बात नहीं याद तो अभी रिवाइज कर लो। कॉजेटिव एजेंट क्या है? एपिडर्मेटोफाइट। अच्छा, तब भी मैंने गलत बोला था ना, एपिडर्मेटिफाइटॉन। तो एपिडर्मिस से याद करा था। ट्राइकोफाइटॉन हमने 3 सींग याद करे थे, और माइक्रोस्पोरम से हमने स्पोर याद किया था। एपिडर्मिस पे 3 सींग वाला स्पोर बैठा है। तुम्हें वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए, ठीक है। ये क्या करते हैं बेसिकली? मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है इनका? सॉइल कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लासेस। तो किसी को फंगल इन्फेक्शन है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में है, मैंने पेन छुआ, तुम में से किसी ने भी इसको हाथ लगाया, तुम्हें भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नाउ सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? किसी को भी फंगल इन्फेक्शन होता है उसको इचीनेस होती है और स्केली स्किन हो जाती है। स्केली स्किन मतलब ये मेरी स्किन है, लेकिन अगर फंगल इन्फेक्शन होता है ना तो इसके ऊपर एक और स्किन की लेयर जैसी सी दिखती है, स्केल कहते हैं हम उसको। स्केली सी स्किन हो जाती है, बहुत ईचिंग होती है। जो तुमको याद रखना है वो ये कि पहले तो पॉइंट की स्पेलिंग गलत है। दूसरा याद रखना है कि ये किसकी वजह से ज़्यादा फैलती है? जहाँ ज़्यादा हीट हो और जहाँ ज़्यादा मॉइस्चर हो। इसलिए उंगलियों के बीच में हो जाना, नाखूनों के पास हो जाना और प्राइवेट पास के आसपास हो जाना बहुत कॉमन है, क्योंकि वहाँ हीट भी ज़्यादा है और पसीना भी ज़्यादा है, राइट। नाउ गुड, ये है हमारा रिंग वॉर्म, जैसे तुम्हें दिख रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार इनकी नेचर ऐसी होती है, वॉर्म्स कुछ ये जो फंगस होती है ना वो कुछ इसी तरीके से ग्रो करती है, सर्कुलर की फॉर्म में ग्रो करती है। तो पेट्री डिश में भी उगाओगे तब भी ऐसी दिखेगी। तो इनकी नेचर है इसलिए थोड़ा सर्कुलर दिखते हैं। लास्ट इज प्रोटोजोन। तो अब जो कंफ्यूजन आती है वो मैं बताती हूँ। नॉर्मली आती है एस्कैरिसिस में और एक एमीबॉयसिस में। बच्चे इसके कॉजेटिव एजेंट को मिस कर देते हैं। तो एमीबॉयसिस आपकी प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज है। प्रोटोजोन क्या होते हैं? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन याद है? जो ऊपर लिखी है मैंने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मोनीरा कौन आता है? मोनीरा के अंदर Bacteria. प्रोटीरिया, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कौन आता है? Eukaryotic. प्रोटोजोन्स, फंगस डिजीज हमने कर ली, फिर प्लांट किंगडम, फिर एनिमल किंगडम। तो इसकी बात हो रही है। इससे रिलेटेड हमें 2 ही डिजीज करनी है, एमीबॉयसिस एंड मलेरिया। दोनों में से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस हैं। एस्कैरिसिस किससे हुई थी? Ma'am, a roundworm. Ascaris. Ascaris से। ठीक है। Ascaris से। और कौन सा साइट ऑफ इन्फेक्शन है? कहाँ इन्फेक्शन करती है? Ma'am, Small small intestine. Small intestine. कोई सिम्टम था इसका? Blockage of intestinal passage. ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज कर देती है, राइट। अब एमीबॉयसिस पढ़ते हैं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। एमीबॉयसिस को हम ब्लडी डायरिया भी कहते हैं, एमोबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। मेन चीज क्या याद रखनी है तुम्हें कि ये होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो ये वो है जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है, वो थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रही है। फर्क याद आ रहा है? एमीबॉयसिस के अंदर और एस्कैरिसिस के अंदर बहुत कंफ्यूजन आती है, तो भूलना नहीं अब, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही थी। इसमें तुम्हें फीसिस मिलते हैं विद ब्लड रिलीज। क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में हुआ। अब लार्ज इंटेस्टाइन में मेन चीज क्या होती है? डाइजेशन में पढ़ा था। मेन प्रोसेस क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और फीसिस की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ जो फीसिस बढ़ रही है, अगर वहाँ पे आके प्रोटोजोन बैठ गए हैं और वो इंटेस्टाइन की वॉल खा रहे हैं तो ब्लीडिंग हो जाएगी ना। तो जो फीसिस बढ़ रही है उनके अंदर ब्लड आएगा, ठीक है। तो
तो ये 2 पॉइंट हो गए इसके। फीको ओरल मेथड से ये जाता है और एंट अमीबा हिस्टोलिका से ये होता है। क्लियर? Yes, ma'am. Brilliant. Yes, ma'am. आइए अब आते हैं सबका फेवरेट मलेरिया। मलेरिया पे तो बहुत ही बड़ा है, बस अभी खत्म कर देंगे, हमने स्टार्ट करके एंड कर देना है, पता भी नहीं चलना। मछली आएगी, मछली अपनी चोंच के साथ आएगी। चोंच को क्या बुलाते हैं? अच्छा, प्रोबोसिस बुलाते हैं। क्या बात होगी भाई? तुम चम्मच से खाना खाते हो, वो चोंच से खाना ना खाए? प्रोबोसिस है वो उसकी, उससे खाना खाती है वो, भूलने का नहीं। ठीक है, तो प्रोबोसिस आएगी और वो क्या करेगी? काती कर देगी। किसके हाथ पे कटवाएं? आओ वंशिका को कटवाते हैं। वंशिका के हाथ पे कर दी काती। बेटे हाथों में बहुत स्वेलिंग है तेरे। काती कर देगी तो अंदर डाल देगी इन्फेक्शियस सब्सटेंस। क्या नाम होगा उसका जो एंटर करे? Sporulate. है? Sporozide. Sporulate. सो एंटर कर गया स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड है क्या? इन्फेक्शियस स्टेज है। इन्फेक्शियस स्टेज होती क्या है? इन्फेक्शियस स्टेज होती है वहां जहां से इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना शरीर के अंदर, तो जो इन्फेक्शन स्टार्ट कर रहा है उसको कहते हैं इन्फेक्शियस स्टेज। ठीक है, अब हम क्लास में बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तुम में से एक कोई नमूना कोई और बात करते, मेरा ध्यान भटका दे, तो हम उसको कहेंगे इन्फेक्शियस हो तुम हो वो जिसने क्लास का ध्यान भटकाया, तुमने ही गड़बड़ करी है। तो स्पोरोजोइड वो होंगे जो इन्फेक्शियस स्टेज होगी, मतलब जिसने डिजीज को स्टार्ट किया। ठीक है, स्पोरोजोइड्स आ गए। स्पोरोजोइड क्या करते हैं? भागते हैं, रन करेंगे। किस में रन करेंगे? क्या है? पानी क्या है शरीर के अंदर? Blood. Blood. ब्लड। यस, तो भागा भगाई करेंगे, रन इन ब्लड। और इतनी तेज भागेंगे ना कि WBC पीछे रह जाएंगे, वो उसको पकड़ना चाहते हैं, पकड़ के दिखा इनके अंदर मिल्खा सिंह की आत्मा, ये जबरदस्त तरीके से भागे। रन इन ब्लड। और भाग के कहाँ छुपते हैं? Liver cell. Cell में. लीवर में। और लीवर के सेल्स का नाम क्या है? हिपैटोसाइट। क्यों जाते हैं लीवर में? Hepatocytes. क्यों जाती है हिपैटोसाइट्स में? काहे? दिल के पास क्यों नहीं गए? समझदार थे, उनको पता था दिल नहीं लगाना है, उनको पता था खाने के पास जाना है ना, इसलिए पढ़ाई करे, करियर बना लो, दिल मत लगाओ। स्पोरोजाइट तक को अक्ल है इतनी, तुम में कब आएगी? ठीक है, तो फूड रिजर्व होता है यहाँ पर, इसलिए जाते हैं यहाँ पे। फूड रिजर्व का नाम क्या था? कल से बहुत पढ़ रहे थे हम, नाम था Glycogen. ग्लाइकोजन। हिपैटोसाइट के पास गए, जैसे हिपैटोसाइट में एंटर करे ये क्या कर लेंगे? फेज बदल लेते हैं। फेज बदल लेते हो तो अब हम इन्हें क्या बुलाते हैं? Ma'am, Chizon. शाइजोन। तो नाम बदलते रहेंगे हम, क्योंकि भेज बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि लीवर्स के पास एक स्पेशल सेल होते हैं इम्यूनिटी के, जो इनको पहचान लेते हैं। नहीं तो क्यों? क्योंकि जो पीछे WBC ब्लड में भाग रहे थे ना, वो चुगली लगा देते कि ऐसा वाला एक सेल आया, पकड़ ले उसको, तो ये अपना भेज बदल लेते। तो लीवर के पास कौन से इम्यूनिटी के सेल्स होते हैं? कफर सेल्स। हैव कफर सेल्स, है ना, कफर सेल्स होते हैं। इस चार्ट में उसका काम नहीं है, लेकिन कहते पता तो होना चाहिए तुम्हें, जो खा जाते हैं ये इम्यूनिटी देते हैं हमें। और तुम्हारी इम्यूनिटी तो बहुत अच्छी है ना, तुम्हें तो पता होगा। तो शाइजोन होते हैं इसके अंदर अभी कहते हैं। अब शाइजोन के अंदर क्या होगा? जब पेट भर के खाना मिलेगा तो ये कहते हैं क्या करेंगे? Rest Ma'am, करेंगे. asexual reproduction. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली बाइनरी फिजन। और बाइनरी फिजन को यहाँ हम फैंसी नाम देंगे। क्यों? मर्जी, अत्यंत खाना है, हम अलग नाम देंगे। नाम क्या देंगे हम? शाइजोगोनी। तो शाइजोगोनी करेंगे हम, वो शाइजोगोनी करेंगे, फैंसी नाम दे रहे हैं। कफर सेल इनको ढूंढ ही नहीं पा रहे, क्योंकि इतने छोटे साइज में होते हैं और चेन स्ट्रक्चर में होते हैं। कफर सेल पहचान नहीं पाते हैं, एक आध को पहचानने लग बात है, पर पहचान नहीं पाते। अब यहाँ से ये निकल गए, कहते बहुत पेट भर लिया, आओ तबाही मचाएंगे। तबाही मचाने के लिए क्या करेंगे? बड़ा मजा आ रहा है मुझे बोल के। तबाही मचाने के लिए क्या करेंगे? पहले तो लीवर सेल को तहस नहस अस्तिनाबूत कर देंगे, कुछ फिर दोबारा लीवर सेल में जाएंगे। इतना बेशरम है, कहते दोबारा वहीं जाएंगे, बहुत मजा आया था दावत करके, है। लेकिन कुछ कहेंगे नहीं, हमारे जीवन में और कार्य हैं, हम आगे बढ़ेंगे, हम औरों को परेशान करेंगे। कौन से सेल में जाएगा ये? RBC में. RBC में जाएगा। अब RBC के पास खाने के लिए क्या है? RBC के पास खाने के लिए क्या है? ऊपर लिख देती हूँ, री एंटर लिवर। RBC के पास खाने के लिए क्या है? एक ही तो चीज है, क्या है उसके पास? Hemoglobin.
हीमोग्लोबिन है, और क्या खाएंगे? जब है ही उसके पास जब है ही उसके पास हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन खाएंगे। तो क्या करेंगे? हीमोग्लोबिन तोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले आरबीसी में एंटर करते हैं। वहां पे वो क्या करेंगे? पहले तो अपना पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। मैम यहाँ से निकलेंगे बाहर, तब मीरोजोइड में चेंज होंगे ना। मीरोजोइड चेंज तो खा गए हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ मीरोजोइड चेंज में इसमें आएंगे ना मीरोजोइड से। अबे यार तुम बताते नहीं हो, मैं भूल जाती हूँ। चेक करने दो मुझे, इससे पहले मैं गलत पढ़ाऊँ। कहाँ गया मीरोजोइड? ये हर बार मीरोजोइड खाने गया तो भी है मुझे। यस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आता है। कौन था ये बच्चा? थैंक यू अनीश, बचा लिया तूने। ये तो ये बहुत मासूमियत से मेरे साथ गलत करते रहते। ये देखो, शाइजोन्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो शाइजोगोनी हुई है, अब जो ये सेल्स है ना, इनको अपन नए नाम से बुलाते हैं मीरोजोइट। मॉडिफिकेशन होती है इनमें, और नलायको, मैं भूलती हूँ, तुम भी भूलते हो। सही है, हमारा सही है। लीवर के अंदर 2 सेल लिख लो यार, शाइजोन्ट, एंड उसके बाद आएगा मीरोजोइट। मैं क्लास स्टार्ट करूंगी तो मैं आऊंगी, ऐसे शाइजोन, ऐसे साक्षी। तो थोड़ी देर के बाद मेरी मम्मी आएगी यहाँ से कुछ ना कुछ बोलने, है ना। एम से मम्मी, है ना, मेरी मम्मी। ठीक है, तो शाइजोन के बाद मीरोजोइट रखना लीवर में, क्योंकि क्लास 1 की चल रही है अपनी। याद रहेगा अब? यस मैम। ठीक है, अब आरबीसी के अंदर एंटर करें। तो आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं, अब किस नाम से बुलाएंगे मैंने? ट्रोफोजोइट्स। यस, ट्रोफोजोइट अब क्या करते हैं? आरबीसी को ब्रेक डाउन करने लग जाते हैं। जो आरबीसी को ब्रेक डाउन करते, सॉरी, हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या रिलीज करेंगे? Hemozoin. हीमोजोइन क्या होता है? केमिकल होता है। इसकी वजह से बॉडी में क्या मिलेगा आपको? मैम चिल्स। Occurring fever. चिल्स एंड फीवर। चिल्स एंड फीवर, यस। आरबीसी हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन, आरबीसी ब्रेकडाउन, बढ़िया से वो वहां पर खिलारा पा देंगे पूरा अच्छे से, तबाही मचा दी यहाँ पे। लेकिन उनका दिल नहीं भरता, फिर आरबीसी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो ये एक प्रोसेस ये करते हैं, दूसरा प्रोसेस ये भी करते हैं कि जब आरबीसी के अंदर जाते हैं तो अपना नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो यहाँ भी करते हैं, असेक्सुअल रिप्रो इन आरबीसी। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो एक और चीज, 2 चीजें प्रोड्यूस करते हैं अभी आरबीसी के अंदर ही, देखना ध्यान से। ये होते हैं 2 बहुत ही खूबसूरत से गैमीट जैसे स्ट्रक्चर, पर अभी गैमीट नहीं बने प्रॉपर्ली। इनको हम क्या बुलाते हैं? मेल एंड फीमेल। वर्ड इज गैमीटोसाइट। साइट वर्ड याद रखना है, साइट ये है। फाइट और साइट, फाइट वर्ड बेटा तुम मोस्टली प्लांट में पढ़ते हो, साइट वर्ड आएगा तुम्हारा ह्यूमन के अंदर। यहाँ होगी गलती, ये है वो बहुत ही पेचीदा सवाल जो तुम्हारा जीवन नष्ट करेगा। किंतु यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगी, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, अभी इसको और आगे जाना है। अब क्या होगा? ये भी फटेगा और आराम से इसको रिलीज कर देगा बढ़िया से खून में। अब ये सब देखने के बाद अब आएगी कौन? लहराती हुई खून चूसने वापस से। व्हाट इज द नेम? फीमेल एनोफिलीज। दोबारा से आगे अपना चम्मच लेके, चम्मच का नाम क्या है? चम्मच का नाम क्या है? प्रोबोसिस। ठीक है, इसको खाएगी। ठीक है, प्रोबोसिस खाएगी, और प्रोबोसिस जब ये ले जाएगी मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स को अपने अंदर, तो कहाँ पर होगी चेंज? मिड गट के अंदर। मिड के गट के अंदर होगा क्या प्रोसेस? फर्टिलाइजेशन का। सेक्सुअल। हाँ, इसी को हम बोल देंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा? स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट बनेगा मिड गट में, लेकिन फिर वो कहाँ जाके स्टोर होगा? सैलिवरी ग्लैंड। अरे वाह, तुम्हें तो सब आता है। यहाँ होगा स्टोर, और उसके बाद फिर क्या करेगी ये? उल्टी। कहाँ उल्टी करेगी? दोबारा से काती करेगी और दूसरे को भेज देगी कि चल इस इंसान में जाके तबाही मचा। ओके, सो दिस इज मलेरिया साइकिल। याद आया कुछ कुछ? यस बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन है वो ये, प्राइमरी होस्ट किसको कहते हैं, सेकेंडरी होस्ट किसको कहते हैं? प्राइमरी होस्ट वो होता है जिसमें सेक्सुअल प्रोसेस होगा, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कहाँ हुआ है? किसके बॉडी के अंदर हुआ है? मॉस्किटो की। अपनी होगी फीमेल एनोफिलीज। और सेकेंडरी होस्ट वो जिसके अंदर सेक्सुअल फेज नहीं होगा, दैट वुड बी ह्यूमन। मनुष्य। पॉजिटिव एजेंट कौन सा है इसमें? बीमारी करी किसने? तबाही मचा। वेक्टर कौन सा है? फीमेल एनोफिलीज। मैंने कैरियर नहीं बोला,
कैरियर नहीं बोला, वेक्टर बोला। क्यों? क्योंकि उसके पेटू में भी तो होनी है चीजें, है ना? नाइस। अब मलेरिया अलग अलग टाइप का होता है, हमें कौन सा याद रखना है? हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा फैला कौन। तो हिंदुस्तान में मलेरिया डेंगू जब आते हैं ना तो फैल जाते हैं। न्यूज देखने को मिलती है तुम्हें, आज इतने लोगों को हुआ है, कल इतने लोगों को हुआ है, फिर सडनली सबको हो जाता है। देखा ना तुम्हें, बड़ी जल्दी फैलता है। यहाँ पे अनहाइजीन की वजह से ज्यादा चीजें फैलती है, जनरली तो यही होता है। बाकी मुझे कभी कभार लगता है कि अफवाहें भी बहुत फैल जाती है। होता है ऐसा? नहीं होता? नहीं होता? डिसएग्री कर रहे हो? होता है। ऐसी होता है। तो जो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम के वजह से होता है। 4 वैरायटी अपने को पढ़नी है, पढ़नी नहीं है, नाम पता होनी चाहिए। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवेव। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ की साइड में, ईस्ट और नॉर्दर्न साइड में सबसे ज्यादा मलेरिया की तबाही जो मचाता है वो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। सबसे ज्यादा फैलता है ना, फैलने से याद रखना, फैलना। तो सबसे ज्यादा तो फैलता है वो ये वाला है, इसी को हम, हाँ बेटा, और इसी को हम मैलिग्नेंट मलेरिया भी कहते हैं। और बेटा ये लीड टू डेथ, बहुत डेंजरस टाइप का होता है, फेटल टाइप का होता है ये। ओके, बहुत खतरनाक चीज है ये। ओके, मलेरिया से काफी लोगों की डेथ होती है। क्लियर है सबको? Yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सारा कर चुके हैं हम लोग। ओहो, दोबारा पढ़ने की तो मुझे कतई लगता नहीं जरूरत है। आइए, अरे अरे कहाँ कहाँ मैडम, कहाँ चले गए आप? एड्स पढ़ लें एक बार, फिर चले आगे, फिर एनसीईआरटी कराऊं? अगर तुम्हारी इजाजत है तो बताओ। इजाजत क्या है? एड्स पढ़ रहे हैं? हाँ क्या? मैम एनसीईआरटी कर लेते हैं आप। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू फॉर द सजेशन। बैठ। एड्स, क्योंकि एक बार ही कराऊंगी। हाँ 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 मनीषा, यस यस, थैंक यू। ओके, एड्स जो होता है, क्योंकि ये अपनी वायरल डिजीज है, एक बार ही करेंगे, दोबारा वायरस पे नहीं आऊंगी मैं। तो वायरल डिजीज है एड्स। एड्स को एक और नाम है जो नहीं पता तुम्हें, स्लाइम्स डिजीज, SLIM पोस्टोफी एस डिजीज। लिख लो बेटा, कहीं आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा क्वेश्चन, ये हो मैम ने ये तो कराया नहीं, यही कराया मैंने। ठीक है, ये क्या होता है? एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम या एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये ऐसी डिजीज है जो किस वायरस से होती है? HIV. हाँ, ह्यूमन Immunodeficiency. ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या होता है भाई? अपने तरफ से डिजाइन कर लेगा, मतलब आता नहीं है तो हम खुद बना लेंगे बीमारी अपनी। वाह शाबाश, ये पक्का हेमराज या अंशुल में से कोई एक नमूना होगा। कब बनाते हैं एड्स डे? 1 1 December. एड्स डे बेटा, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर बोलोगे पूरा एड्स पढ़ लिया, एड्स डे पता नहीं है, नलायक हो। क्यों बनाते हैं? अवेयरनेस फैलाने के लिए बनाते हैं। ठीक है, और कुछ ना समझ लेना। तो सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो इम्यून सिस्टम की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है और हम ये डिजीज किसी से एक्वायर करते हैं, मतलब किसी को हो रखी है उसी से हमें होगी। ठीक है, तो किसी से हम ये डिजीज एक्वायर करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत तरीके के सिम्टम्स आते हैं, इसलिए इसका नाम एड्स पड़ा है। ठीक है, अब देखो, ये नॉट कॉन्जेनिटल है, मतलब कि कॉन्जेनिटल मतलब होता है बचपन से ही आपके अंदर है, पर ऐसा नहीं होता बचपन से किसी के अंदर हो, ये जरूरी नहीं है। इट इज नॉट समथिंग विच इज प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये हमेशा एक्वायर की जाती है। तो अगर बच्चे को मदर प्रेग्नेंट थी तब मदर से मिल गई डिजीज, तो ठीक है, उसको मदर से डिजीज मिली है, लेकिन उसकी बॉडी में बनी थोड़ी थी वो डिजीज, है ना, उसके जीन्स ने थोड़ी बनाई थी। तो कोजेनिटल डिजीज नहीं है ये, मदर से उसने एक्वायर करी है थ्रू प्लेसेंटा। जब पैदा होने के बाद मदर को एड्स था तो मदर का ब्लड, सॉरी हाँ वैसे खून तो चूसते हैं, लेकिन दूध पिया है तब उसको एड्स हो सकता है मदर से। ठीक है, या फिर डिलीवरी, जब नेचुरल डिलीवरी होती है पार्चुरेशन के टाइम में, तब उसको एड्स हो सकता है, लेकिन उसको पैदा होने से था नहीं। ठीक है, तो इट्स नॉट ए कोजेनिटल डिजीज, दैट्स अ क्वेश्चन ऑफ नीड। राइट, समझ आई बात? Yes, ma'am. 2 सेल्स पे जाता है ये एड्स का वायरस। HIV भागता है पहले मैक्रोफेजिस के पास, हमारी बॉडी में काटने वाले सेल है उनके पास, तो पहले मैक्रोफेजिस को, इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो HIV फैक्ट्री है। ये नेट्स का क्वेश्चन है, HIV फैक्ट्री किसको कहते हैं। और उसके बाद वो जाता है टी हेल्पर सेल के पास, इसलिए इम्यूनिटी गिराता है। टी हेल्पर सेल की तबाही कर दी, टी हेल्पर सेल के बिना इम्यून सिस्टम कुछ नहीं है, मजाक है, समझ रहे हो? इट्स नॉट जेनेटिक, जीन की वजह से होता है साइन, समझ तुझे? वायरल डिजीज है, लिखा है मैंने। वो बोलता है तू, गलत बोलता है वो भी। ठीक है, मैक्रोफेजिस से एक क्वेश्चन बनता है कि बॉडी में वो कौन से सेल है जो एमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। एमीबॉइड मूवमेंट क्या होती है? अमीबा की शेप क्या होती है? Irregular.
इरेगुलर, कते कोई शेप नहीं है ना। जैसे तुम्हारा भी क्या है, जितना मर्जी पढ़ के पढ़ा लो फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन खराब कर देते हो, और मेरा क्या है, मैं जितना मर्जी पढ़ लूँ मैं भी कुछ उल्टा सीधा बोल देती हूँ है ना। हमारी नॉलेज है अमीबा की शेप जैसी है, कते समझ नहीं आती कितनी है। वैसे मैक्रोफेजेस होते हैं जो शो करते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। एमीबॉयड मूवमेंट है किसी भी डायरेक्शन में एक मूवमेंट होती है जो बेसिकली ये कहीं पे भी मूव कर जाते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर शेप में नहीं होते। तो तुम्हें ना दिखेंगे, अगर तुम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ढंग से देख रहे हो तो ये अमीबा की तरफ मूव करते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, ठीक है, इसलिए ये अमीबॉयड मूवमेंट शो करते हैं। नीट क्वेश्चन पूछता है कौन सा सेल ह्यूमन बॉडी में एमीबॉयड मूवमेंट शो करता है, सो दैट इज WBCs। और WBC में भी मैक्रोफेजेस है जो आपको इधर उधर अमीबा की तरह घूमते हुए दिखेंगे। तो डर मत जाना, अमीबा नहीं है वो, मैक्रोफेजेस है। ओके, तो HIV की जो फैक्ट्री है वो है मैक्रोफेजेस, और टी हेल्पर सेल्स को भी ये इन्फेक्ट करता है। तो टी हेल्पर सेल को जो फैक्ट्री लिख के आएगा बेड़ा गर्क को उसका। आगे चलो। नाउ HIV किस फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रोविरिडी। ये एक क्वेश्चन है नीट का बहुत इंपॉर्टेंट। और ये किस जीनस से बिलोंग करता है, लेंटिविरस। खुद याद करना पड़ेगा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। जब ब्लड वेसल से मूवमेंट होती है ना टिश्यूज के बीच में, ये ब्लड वेसल्स है, और इससे जब मूवमेंट होती है टिश्यूज के बीच में, इस चीज को, इस पर्टिकुलर पॉइंट को ब्लड वेसल से मूवमेंट होगी टिश्यू में, तब हम बोलते हैं डायप्टेसिस। इस मूवमेंट को बोलते हैं। और ब्लड से जब वो टिश्यूज के बीच में मूव कर रहा है तो किसी भी एंगल में सेल की शेप चेंज हो रही है ना, इसको हम बोलते हैं एमीबॉयड मूवमेंट। समझ आई? यस मैम। तो वो कैसे चल रहा है, वो एमीबॉयड है, और वो चल के इधर से उधर चला गया, दैट इज डायप्टेसिस। ओके, Yes, ma'am. यस मैम। आओ ये फैमिली और जीनस, अबे मैं क्या करूँ, याद करने पड़ेंगे तुम्हें। चलो, अच्छा लगा मुझे बोल के। अरे अरे, वायरस का स्ट्रक्चर, वायरस का स्ट्रक्चर, पैसा मिलेगा इसको याद करने से। 4 नंबर, 4 नंबर। बताओ भैया किससे बना हुआ है वायरस? शगन का protein लिफाफा। code. जब शादी में जाते हो और शगन देते हो, जैसे कि आई होप देते हो तुम, जैसे तुम बड़े हो जाते हो तो दोस्तों की शादी में आप शगन लेके नहीं जाते, आप उसको बोलते हो सैलरी नहीं आई है, या क्रेडिट कार्ड का बिल देना है, अभी नहीं है पैसे, अगले महीने तेरे को दूंगा, और फिर तुम कभी नहीं देते हो। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। अभी तो देते होंगे ना शगन, तो शगन किस में डाल के देते हो? लिफाफे में. मैं पैकेट में. पैकेट में? अच्छा, अरे वाह, इसके एनवलप में. एनवेलप में देते हैं। समझ नहीं आ रहा तुमको क्या पूछ रही हूँ मैं? एनवेलप में डालते हैं, और Yes, अंदर ma'am. क्या छुपा रखा था? मस्त पैसा, पैसा। तो शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन कोट अंदर डालो भाई, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, अंदर रखेंगे हम। और उसको, प्रोटीन को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर क्या रखते हैं हम? फैट, ठीक है। तो एनवेलप अपना बड़ा होता है लिपिड से, और अंदर उसके पड़ी होती है हमारी छुपकी हुई प्रोटीन की कोट, है ना, प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट का नाम क्या है? उसको अपन बुलाते हैं कैप्सिड। और Capsid. लिपिड के कोट को बुलाते हैं हम एनवेलप। ये लगता है ना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लिपिड के कोट में हम क्या करते हैं, थोड़ी डेकोरेशन तो होते हैं ना, एक एक के सिक्के लगा देते हैं एनवेलप के ऊपर, ऐसे लगा दो। Ma'am. मैं मेरा तो बचपन में बड़ा मन करता था 1 रुपए का सिक्का निकाल लूं। मैं बोलती मम्मी पैसे तो डाल दिए अंदर, 1 रुपए के देने हैं, क्योंकि अपनी तो टॉफी 1 रुपए की 4 आ जाती थी ना, तो अपने को 1 रुपए से मतलब था, थोड़ी फर्क पड़ता था बाहर अंदर क्या डाल दिया मम्मी ने। आइए, हाँ जी भाई, ये गोलू 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 ग्लाइकोप्रोटीन से बने हैं। कौन से वाला नंबर? ग्लाइकोप्रोटीन GP GP क्या? 120. 12? कौन है ये 12 वाला? 120. तेरे को मैं 1 2 0 अलग थप्पड़ मारूंगी, 12 अलग मारूंगी, 0 अलग मारूंगी, और 120 अलग से मारूंगी। GP 120 है, 12। तू वायरस का नया, ये तुम्हारा सही है भाई, तुमको कुछ नहीं आता, तुम नई चीजें बना देते हो, है बड़े साइंटिस्ट बनते हो। ये इसके स्टिक का नाम क्या है भाई? यहाँ पर कौन सा होता है? GP 41. 41। ऑर्डर में याद करने का, शाबाश। आजा बेटा अंदर, कैप्सिड बता क्या लिखे हम? P24 आएगा कैप्सिड का. क्या? P24. 24? हाँ, मुझे सुना 324, मैं कहा ये कौन है? नेक्स्ट GP P17. 17। अरे वाह, तू तो सॉलिड रट्टा मार के आया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आजा, ले ले भाई, यहाँ से देख ले। स्फेरिकल होता है शेप में वायरस, पहली चीज तो ये आ जाएगा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, खराब करके आना अच्छे से, ठीक है। स्फेरिकल लिख कर आना, सर्कल मत लिख के आना।
उसके बाद जो आउटर एनवलप है वो लिपिड से बना हुआ है, ये नीट का क्वेश्चन है। अब उसमें बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ये हमने बना दिया ग्लाइकोप्रोटीन, जो बिल्कुल सही बताया तुमने, ठीक है। GP120, ठीक है, और ये आता है GP40। अब आता है इनर कोर। जो इनर कोर है वो प्रोटीन से मेनली बनी है, आउटर एंड इनर कोर, ठीक है। जो आउटर वाली कोर है वो क्या है,17 और इनर वाली क्या है, 24 शाबाश। ये डायग्राम क्या था, GP17 GP24, अच्छा 24 यहाँ बनाया नहीं है, मेरी भी गलती है। GP17 GP24 कहाँ लिखा नहीं, पाप चढ़ेगा मुझे इस तरीके का डायग्राम बनाने के लिए, तो बेटा यहाँ ठीक कर लेना। अच्छा, अब अगर मैं तुमको यही बात थोड़ा सा और ज़्यादा तहजीब से पूछ लूँ, तो मुझे बताओ कि एनवेलप किस किस से बना था। एनवेलप इज मेड अप ऑफ 120 एंड 41 ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये तुमसे पूछा जा सकता है, डीएनए का सॉरी HIV वायरस का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। और अगर वो तुमको पूछ ले कैप्सिड किससे बना है, तो 24 और 17 से बना है। तो ये याद रखना कि कौन से GP से क्या बना है, याद रहेगा इतना। एक याद कर लेना, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो 120 और 41 से बनाता है एनवेलप, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. याद रखना ये चीज, ये दिक्कत दे सकती है, राइट। अब जो अंदर की तरफ पड़े हैं वो पड़े RNA के मॉलिक्यूल। तो 2 स्ट्रैंड पड़े होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं या नहीं, नहीं होते। तो RNA के सिंगल स्ट्रैंड पड़े होते हैं, जो कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, सेम जरूर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते लेकिन, ठीक है। तो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तुम इतना याद रखना, ये नीट का क्वेश्चन फंसता है यहाँ पे, ओके। इसके अलावा एंजाइम पड़े होते हैं 3 टाइप के। पहला होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो RNA से DNA बनाएगा, और RNA से DNA बनाने के लिए जो दूसरा एंजाइम चाहिए दैट इज इंटीग्रेस। और इंटीग्रेस के अलावा तीसरा एंजाइम कौन सा पड़ा होता है, प्रोटीएसेस, जो कैप्सिड की इस वॉल को तोड़ेगा। अब जो हम बनते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है, कि अगर ये वायरस है, तो वायरस है जो हमारा ये सेल है, मैक्रोफेजेस या टी हेल्पर सेल, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए रिसेप्टर कौन सा होता है, वायरस के ऊपर तो GP120 है, और अपने सेल्स के पास कौन सा होता है, CD4 रिसेप्टर। इसके अलावा एक और रिसेप्टर होता है, पता है क्या होता है, रिसेप्टर में एक केस है कि ये रिसेप्टर है ना, ये इसने अपने स्ट्रक्चर से बाइंड कर गया, जो भी मॉलिक्यूल ने इसके साथ आके बनना था सॉल्यूट के साथ बाइंड कर दिया। लेकिन रिसेप्टर के साथ ये बहुत प्रॉब्लम है कि उसके साथ एक और को रिसेप्टर भी प्रेजेंट होता है। कभी कभार इस बाइंडिंग को एक्टिवेट करने के लिए अभी भी एक और बाइंडिंग होनी है। तो इस जो हमारा सबस्ट्रेट आ गया, इसने ना इसके साथ को रिसेप्टर है, उसके साथ भी बाइंड करना है। तो जो को रिसेप्टर है इन द केस ऑफ HIV, तो मतलब कि मेरे मैक्रोफेजेस में और मेरे टी हेल्पर सेल में एक तो CD4 रिसेप्टर है जिसने वायरस के GP120 के साथ अटैच करना है, उसके अलावा एक को रिसेप्टर भी है जिसका नाम है CCR5, राइट, CCR5, जो वायरस के GP41 के साथ बाइंड करेगा। नाउ दिस इज वेरी ट्रिकी ना, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होना चाहिए ये, तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है, इसको बस याद कर लो तो काफी रहेगा। एक क्वेश्चन में मैंने एक्चुअली देखा था, तो मैंने अभी ऐड कराई कि याद रखना CD4 रिसेप्टर हमारे पास है मैक्रोफेजेस और टी हेल्पर सेल पे, उसके अलावा CD4 के अलावा CCR5 रिसेप्टर भी हमारे पास, जो को रिसेप्टर है HIV की बाइंडिंग के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रहेगा। यस मैम। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेना। मैं क्वेश्चन लगा रही थी तो मुझे वहाँ मिला, तो मैंने और इसे इम्प्रूव कर दिया, पहले नहीं मैंने बताया था। स्क्रीनशॉट लो इसका, नहीं बता तुम्हें, लो 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 स्क्रीनशॉट लो। ओके, नाउ ये तो तुमको पता है, ये तो मैं NCERT से पढ़ाऊंगी। इतना क्लियर है? यस मैम। आ जाओ Yes, भाई, Yes, ma'am. स्टार्ट करते हैं। क्या समय हुआ है, क्या इतना सारा समय हो गया, कोई बात नहीं। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड। शरीर की और माइंड की, देखो पहले यही मानते थे कि दिमाग और शरीर का ही मेल है, बाकी चीजों पे वो ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब यहाँ क्या होता है, लिक्विड, शरीर के लिक्विड, तरल। तो पहले मानते थे हमारे शरीर में 4 तरीके के लिक्विड होते हैं, तुमको डिटेल में नहीं जाना, वो कहते थे बॉडी को वही रेगुलेट करते हैं, ठीक है। अब वो चीज को चेंज कर दिया गया, अभी हमें हार्मोन भी पता है, अब हमको न्यूरल सिग्नलिंग भी पता है, तब पहले नहीं पता थी, तो ह्यूमर वाली थ्योरी मानी जाती थी, ठीक है। अब ये ह्यूमर वो वाला सेंस ऑफ ह्यूमर वाला नहीं है, कृपया करके ध्यान दे। सो दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। हिपोक्रेट्स के टाइम पे और हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम यही मानता था कि शरीर के जो तरल है वो डिसाइड करते हैं
शरीर के लिक्विड डिसाइड करते हैं स्किन का कलर क्या है, आपकी नेचर क्या है, हेल्थ क्या है. इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर. ब्लैक बाइल का मतलब क्या है बेटा? ब्लैक बाइल कुछ नहीं है, दिस इज ऑल्सो लिक्विड फ्रॉम रीजन्स लाइक किडनी. किडनी से के आसपास जो लिक्विड है, किडनी जो सिक्रीट करती है, तब नॉलेज नहीं थी ना सारी, तो मानते थे कि किडनी से एक लिक्विड निकलता है जिसको ब्लैक बाइल कहते हैं. तो प्लीज बाइल डक पे मत चले जाने. तो वो कहते थे कि जिनके पास ब्लैक बाइल ज़्यादा होता है वो उनको जल्दी उनको फीवर आएगा और उनकी पर्सनैलिटी बड़ी हॉट होगी. लेकिन हम मानते हैं सब कुछ नहीं है, सब हॉट हो सकता है, तुम्हारा नजरिया होना चाहिए. ठीक है. सो नाउ दिस आइडिया वाज अराइव बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट. ऐसा समझते थे. द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे. ये रहा नीट का क्वेश्चन. ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे. विलियम हार्वे. हाँ, तो ये ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हो ना, दिल से जाता है पूरा, विलियम हार्वे की देन है. शुक्रिया कीजिए उनका. यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विद ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस इन ऑफ हेल्थ. उन्होंने कहा कि गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है ना, कि जिसके चारों लिक्विड सही है उसके फीवर नहीं होगा, जिसका खराब है उसको फीवर होगा, ये सब कुछ उसने हटा दिया था. उसने जैसे ब्लड सर्कुलेशन बताया था. ठीक है. तो थर्मामीटर की मदद से उन्होंने बताया कि नॉर्मल बॉडी में टेम्परेचर हो सकता है, ब्लैक बाइल का कोई लॉजिक नहीं है इसमें. Now, in later year, biology stated that mind influence through neural system and endocrine system or immune system and that our immune system maintain our health. बाद में हमें पता चला क्या कि बायोलॉजी ने कहा कि हमारा जो दिमाग है वो रेगुलेट करता है शरीर में कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे और क्या न्यूरल सिग्नलिंग होगी. उसके बेसिस पे हमारा इम्यून सिस्टम चलता है और उसके बेसिस पे हमारी हेल्थ है. तो मुझे बताओ कि ब्रेन रेगुलेट करता है क्या? न्यूरल सिस्टम भी और हार्मोन सिस्टम भी. तो वो कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो न्यूरल सिस्टम और हार्मोन सिस्टम का बिल्कुल सेंटर है, जहाँ पे न्यूरॉन सिग्नलिंग करेंगे और हार्मोन मेनली सिक्रीट होंगे. मेन कौन सा पार्ट है ब्रेन का जो सब कुछ रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस. हाँ, फाइनली ये करता है इन्फ्लुएंस इम्यूनिटी. तो मेन जो रीजन हुआ दैट इज हाइपोथैलेमस. ओके, गुड. Hence माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ. तो हमारा माइंड और हमारी मेंटल स्टेट हमारी हेल्थ कर सकता है. ये तो हमने पढ़ा ही है. स्ट्रेस में कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो जाती है? कॉर्टिसोल. cortisol. बड़े इंटेलिजेंट हो. ऑफ कोर्स हेल्थ बहुत तरीकों से खराब हो सकती है, ऐसा नहीं है. दिमाग खराब और भी बहुत तरीकों से शरीर खराब होता है. जैसे मेंटल स्टेट कैन बी अफेक्टेड बाय मेनी फीचर लाइक जेनेटिक डिसऑर्डर. बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर है, अब जीन में ही डिसाइडेड है कि डायबिटीज होने के चांसेस है, तो इसमें क्या कर सकता है इंसान? डेफिशिएंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न और डेफिशिएंसी और डिफेक्ट विच द चिल्ड्रन इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट टू बर्थ, फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ. अब उसको ये होगी कोजेनिटल ना, कह सकती हूँ मैंने? यस मैम. ये कोजेनिटल डिजीज है, इसमें कुछ नहीं कर सकता ना, ये तो मिल गई पेरेंट्स से. पेरेंट्स ने भी कौन सी जान के भेजी है, तो ये तो आ गई. नाउ एक होते हैं इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस का मतलब कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे से फैलेगी, जैसे कि कोविड. और एक होता है लाइफस्टाइल, और खाओ मोमोस, है ना, क्या खाना खाते हो, और खाओ गोलगप्पे, राइट. और तुम एक्सरसाइज मत करो, मृत्यु निश्चित है. हैबिट दैट वी लैक, और पियो ब्लैक कॉफी, एनर्जी मिलती है. खराब करो शरीर धीरे धीरे, फिर उसके बिना एनर्जी मिलेगी नहीं, है ना. सो ये कुछ लाइफस्टाइल हैबिट्स है जो जीवन को खराब करती है, राइट. मूविंग ऑन. अब यहाँ से आएगा क्वेश्चन. अ टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड बाय एवरीबॉडी. सब यूज करते हैं. मतलब क्या है इसका? हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस. सिर्फ ये मतलब नहीं होता. इट कुल बी डिफाइंड है, जब यहाँ से आएगा हेल्थ को कैसे डिफाइन कर रहे हैं. स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मतलब जो आप फिजिकल मतलब होता है कोई चीज़ जो हम छू सकते हैं एक्चुअली, मतलब तो ये होता है. तो फिजिकल आप आपके जितने भी फीचर्स होते हैं आपके बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं उनको फिजिकल कहेंगे. मेंटल आपके दिमागी क्षमता बिल्कुल सही चल रही है. ये सोशल वेलबिंग सबसे नॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा तो नहीं या बहुत कम तो नहीं, एक नॉर्मल इंटरेक्शन है. तो जब ये सब चीज़ें ठीक होती है तो हम कहते हैं वो इंडिविजुअल हेल्दी है. व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट टू वर्क. जब वो हेल्दी होते हैं, तुम्हारा फिजिकली तुम्हें कोई चोट नहीं लगी, मेंटली तुम्हारा दिमाग सेट चल रहा है, ठीक है. सोशल वेलबिंग है, नॉर्मल थोड़ी बहुत बात करते हो. मेंटल कंप्लीटली फिट तो नहीं हो सकते, थोड़ा बहुत स्ट्रेस सबको रहता है, बट स्टिल इतने तो फिट हो ना कि स्ट्रेस के मतलब अगर तुम्हें पढ़ाई का स्ट्रेस है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना जगह से हिल नहीं पा रहे हो. पढ़ाई का स्ट्रेस है लेकिन उसके साथ भी तुम पढ़ रहे हो और नॉर्मल लाइफ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, सो मेंटली चल रहा है, ठीक है. तो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली नॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे हो, तो तुम ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, राइट. ऑब्वियसली तुम मोर एफिशिएंट बन जाओगे, ज़्यादा पढ़ाई कर पाओगे, अपने टारगेट्स अचीव कर पाओगे.
राइट। सो मोर एफिशिएंट होंगे अपने वर्क में, क्योंकि तुम्हारा वर्क तो सिर्फ शिक्षा है ना, एजुकेशन, स्टडी, पढ़ना ही है तुमको, मेन तो तुमको अभी पढ़ना ही है, बाकी चीज़ें मोह माया है, राइट। दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा ये, स्टडी आवर्स बढ़ा देगा तुम्हारे, तुम लेक्चर्स लगा पाओगे ढंग से, और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आएगा, अच्छा करियर बनाओगे तो पैसा भी तो कमाओगे, बात तो यही थी सारी, इकोनॉमिक मतलब पैसा, राइट। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीज लॉन्गेविटी ऑफ पीपल एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनिटी मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब डेथ, तो जिंदगी भी लंबी कर देता है ये, इतनी जिंदगी जीनी मुश्किल है और लंबी कर रहा है। तो ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि इससे एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से, तो वो लिंक करके क्वेश्चन करेंगे तुमसे, अगर ये सब ठीक है तो क्या होगा, ये सब ठीक है तो वो मोर एफिशिएंट की जगह लेस एफिशिएंट डाल देंगे, तो तुम बहुत किस्मत वाले होंगे कि इतना इजी क्वेश्चन आ जाए, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना। क्लियर? Yes, ma'am. बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, बैलेंस डाइट, ढंग का खाना खाओ, प्रोटीन होने चाहिए उसमें, कार्ब होने चाहिए, ऐसे नहीं बोलना तेल वाला खाना नहीं खाना, थोड़ा तेल तो डालो। पर्सनल हाइजीन, नहा लिया करो, जतिन से सीखो, ठंड में भी नहाता था ये। रेगुलर एक्सरसाइज करो भैया, थोड़े बहुत चलो तो सही कम से कम, बहुत इंपॉर्टेंट है गुड हेल्थ के लिए। योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमेमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, योगा तो भाई योगा सबसे होगा, योगा करो, योगा बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ा आता है, ठीक है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन देयर बॉडीली फंक्शन, अवेयरनेस होनी चाहिए बीमारियों की, बीमारियों की अवेयरनेस होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट है, नहीं तो लोग ऐसा भी समझते हैं कि कैंसर छूने से फैलता है तो उन लोगों को बहुत बुरे से ट्रीट करते हैं, ऐसा नहीं होता, तो लोगों का अवेयरनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब सुई लगाना, इंजेक्शन, इंजेक्शन लगाना इज वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन मतलब इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स देना अगेंस्ट अ डिजीज, दैट इज इम्यूनाइजेशन। तो तुम वैक्सीन लगाओगे तो बॉडी में इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्टिवेशन क्या लिख रही हूँ मैं, ऑफ इम्यून सिस्टम, दो अलग टर्म है ये, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो प्लीज इसको ये आगे भी आएगा, डोंट वरी, पर ये दो अलग टर्म है। ब्रैकेट में कम क्यों लिखते हैं, अलग कोमा लगाओ, तुम कोमा लगाओ इसके बीच में। अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेस, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट का डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए क्योंकि बैक्टीरियल डिजीजेस फैलती है इससे। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, मच्छरियों को मारो। मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर, कहीं से भी उठा के खाना मत खा लिया करो, देख लिया करो मक्खियाँ उड़ रही है वहां से मत खाओ ना यार, उस वहां से डिजीज फैल सकती है। आर नेसेसरी टू अचीव गुड हेल्थ, गुड हेल्थ के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। समझ आया या नहीं, जल्दी बताओ। Yo, ma'am. When the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that they are not healthy. अब हम उसको कहेंगे कि उसको डिजीज है, अगर कोई एक ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा है या बहुत सारे काम नहीं कर रहे, या तुमको कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं या साइन दिख रहे हैं, ठीक है। कल मुझे इसका फर्क बताना, सिम्टम और साइन में फर्क क्या होता है, ये 10th का है पॉइंट, सिम्टम और साइन में फर्क क्या होता है, डॉक्टर को क्या दिखाते हो, सिम्टम या साइन। वी से दैट ये पर्सन हेल्दी नहीं है, इसको डिजीज है। अब डिजीज दो टाइप की, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। डिजीजेस विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसको इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। करके आए हम लोग ये वाली बात तो पीछे, आओ जी। Yes, ma'am. उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस हैज सफर फ्रॉम इट। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेस आर एड्स, आर फेटल। तो देखो इन्फेक्शियस डिजीज में इसने एक आंसर दिया, दैट इज एड्स, तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लो। नाउ अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कैंसर इज द मोस्ट डेडलीस्ट वन, तो नॉन इन्फेक्शियस में कैंसर का एग्जाम्पल दिया है, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज आर ऑल्सो अफेक्ट और ब्रेन, अब दारू पियोगे नशे करोगे तो सेहत तो खराब होगी ना, छोड़ दो बीड़ी पीना, 1000 बार बताया मैंने क्लास में, ठीक है। समझ में आ गया तन्वी, तरुण, उज्जवल, संजना, बहुत बीड़ी पीती है इस क्लास की लड़कियां। कॉमन डिजीजेस, a wide range of organism belonging to bacteria, virus, fungus, protozoan and helminth could cause diseases in men। ये पहले तो इनको यहाँ करो ह्यूमन, क्यों महिलाओं को नहीं होती क्या डिजीजेस, जेंडर इनइक्वालिटी मुझे पसंद नहीं है। सच डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, ये जो बीमारियां करते हैं ना इनको पैथोजन कहते हैं। अगर पैथोजन की डेफिनेशन आई और तुम गलत लिख के आए ना, पेपर भी हंसेगा तुम पे। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजेंस, मोस्टली जो पैरासाइट्स होते हैं ना वो पैथोजन होते हैं। पैरासाइट्स अगर बॉडी के बाहर लगते हैं तो उन्हें क्या बुलाते हैं, Ectoparacyte. और बॉडी के अंदर होते हैं तो Endoparasite. ठीक है, याद है तुमको है, मतलब सुन रहे हो मेरी बात, सोई नहीं। अच्छा
नाउ द पैथोजन कैन एंटर योर बॉडी बाय वेरियस मीन, बहुत तरीकों से अंदर आ सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं और इंटरफेयर कर सकते हैं नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी, जो शरीर के इंपॉर्टेंट काम हो रहे हैं उनको रोक सकते हैं, नाक से घुस सकते हैं, मुंह से घुस सकते हैं, खाने के साथ चले जाएंगे। ठीक है, जरा सफाई रखा करो शरीर में। नाउ रिजल्टिंग इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल चेंजेस, अगर दिल के पास चले गए, उसको सही से काम नहीं करने दे रहे, तो फंक्शनल चेंज में फर्क आ गया, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में फर्क रह रहे हैं, राइट? नाउ यस दैट्स करेक्ट। पैथोजन हैव अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट, शरीर के अंदर पैथोजन चला गया तो उसको एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर स्टमक में चला गया तो स्टमक में HCl है, तो उस पैथोजन के ऊपर, पैरासाइट के ऊपर कोई ना कोई ऐसी लेयर होगी जो उसको HCl से बचा रही है। अंदर जाके उसको खाना ऐसे ढूंढना थोड़ी है, खाना तो कटा कटाया एकदम पका पकाया आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ये कुछ अडेप्टेशन होते हैं। तो पैरासिटिक अडेप्टेशन पे नीट में क्वेश्चन आता है, पैरासिटिक अडेप्टेशंस आनी चाहिए ये तुम्हें, और क्योंकि इकोलॉजी तुम्हें भी आएगी ना तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, तो पैरासिटिक अडेप्टेशंस कर लेना, इकोलॉजी का पार्ट है ये। ओके, पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइव विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जांपल, पैथोजन दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे टू सर्वाइव इन द स्टमक एट लो pH एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम। भाई भुन जाएगा वो स्टमक के अंदर HCl के अंदर और एंजाइम के साथ, तो पैथोजन को पूरा इंतजाम करना पड़ेगा कि ये चीज़ें मुझे अफेक्ट ना करें और मैं बढ़िया से खाना भी खाऊं। तो स्कैरिसिस वगैरह बड़े स्मार्ट होते हैं, अपना ध्यान रख लेते हैं अंदर। ओके, नाउ अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म नीचे डिस्कस करे गए हैं। करूं बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आइए। ओहो, आगे भाई साहब, सैल्मोनेला टाइफी। आओ, बैक्टीरियल डिजीज कर रहे हैं ना हम यहाँ पर। ABCD आती है तुम्हें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, लिख लेते हैं हम लोग, मुझे तो बहुत अच्छे से नहीं आती है, मैंने पहले ही लिख ली, मुझे नहीं आती भाई। A फॉर बैक्टीरियल डिजीज की बात करो। Apple. बैक्टीरियल डिजीज एप्पल है। ए Yes, सी ma'am. Ma'am. फॉर A फॉर कौन सी डिजीज पढ़ी अभी? Ascaris. Ascaris. Ascariasis. B फॉर बैक्टीरियल डिजीज बोचुलिज्म। और कोई है? ब्यूबोनिक प्लेग। C फॉर कोलेरा। Common cold. Cholera. कॉमन कोल्ड इज अ बैक्टीरियल डिजीज। हाँ भाई, Viral. कहाँ से हो तुम? वहीं पे रहो, बहुत पिटोगी। D फॉर Diphtheria. डिप्थीरिया। वेरी गुड, वेरी गुड। E फॉर elephantiasis is a bacterial disease. No, ma'am. F for G for gonorrhea. H for I J K, मुझे भी याद होनी चाहिए। L for leprosis, leprosy. P से मैम pneumonia. Pneumonia. मैम भाई बोल। हाँ भाई मैं, हाँ मैम। मैम बैक्टीरियल डिजीज एस्केरिस बैक्टीरियल डिजीज है। अरे नहीं, सॉरी, वायरल वायरल डिजीज है ये। डांट क्यों रहा है यार, प्यार से बोल लेता। हेलमेंथ नहीं है ये तो। सॉरी, एस्कैरिसिस तो नीचे आएगा। सॉरी, मेरी गलती है। डांट क्यों रहा है यार, प्यार से बोल ले। फिर A फॉर कौन सी थी बैक्टीरियल डिजीज? Amoebiasis. हैवी वॉइस। ये प्रोटोजोआ। भाई रुक गई मैं। A फॉर कौन सी थी? मुझे याद नहीं आ रही है फिर। अरे ले, कौन सी डिजीज थी A फॉर? चल कोई ना, देखती हूँ मैं। P फॉर निमोनिया। और कौन सी है P से? एंथ्रेक्स होगी। मुझे कोई और डिजीज यार याद आ रही है, रुक जा थोड़ी देर, सोचने दे तब तक। मुझे P से और डिजीज पता। नहीं बेटा, नहीं बेटा, पिबोनिक प्लेग ऊपर लिख चुकी हूँ मैं। और T से बता, T से बता, चल T से बता। टाइफाइड। 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 और मैम टेटनस, Tetanus. ट्यूबरकुलोसिस और टेटनस। यस, टेटनस। टेटनस। इसे एक और डिजीज थी यार, मुझे याद नहीं आ रही। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। Pertussis.
ए से डिजीज नहीं याद आ रही है मुझे, कोई बात नहीं, चल आएगी, अभी आएगी, कोई बात नहीं, आएगी, पढ़ाते पढ़ाते आ जाती है कभी कभार याद। अच्छा चल बताओ, बी से बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म किससे होती है? फोन है तुम्हारे पास? मैम ई से एंथ्रेक्स। ई से एंथ्रेक्स? तू बहुत आगे जाएगी तो अपने घर से पड़ोसी के घर तक जरूर जाएगी बेटा। ई से ई से एंथ्रेक्स? ए से ए एंथ्रेक्स से तो है। एंथ्रेक्स होगा। हाँ अच्छा ए बोल रहे, मुझे ई सुन रहा है ना। नहीं ए से एंथ्रेक्स तो है, मैं कुछ और याद करने की कोशिश कर रही हूँ इसलिए नहीं लिखी, मैं भूल जाऊंगी, मुझे याद तो करने दे एक बार। चल मुझे ये बता पहले, टी से बॉटुलिज्म किससे होती है? बॉटुलिज्म जिस बच्चे ने होमवर्क किया होगा उसको आता होगा। बॉटुलिज्म किससे होती है? अरे अरे ये मत बोलना रिवाइज नहीं करके आया यार, बहुत मेहनत लग जाएगी मेरी। बॉटुलिज्म किससे होती है? बी के पास कौन सा अल्फाबेट है? बी के बाद क्या आ रहा है? सी। सी से याद करने की कोशिश करो, बॉटुलिज्म किससे होती है? यार अगर ऐसे करेंगे तो याद नहीं हो पाएगी किसी से। मीडियम बोल बोल बोल। मैम क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिन शायद। क्लोस्ट्रीडियम? मैम बोटुलिन। ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं है। अच्छा अच्छा लिम बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोल। बोल बोल बोल, अरे गलत बोल लेकिन बोल तो सही। मैम बोल्यूटिनम होगा। क्लोस्ट्रीडियम बोलुटिनम। बोलू नहीं, BOLU बोल्यूटिनम होगा मैम, बोटुनी बोल्यूटिनम। पहले बता तेरा भाई क्या बोल रहा है पीछे बोल्यूटिज्म होता है, पर स्पेलिंग चेक कर लियो। क्लोस्ट्रीडियम। तो मुझे बॉटुलिज्म हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके बाद तुम जेनेटिक्स के चैप्टर में जाते हो, इतनी सारी तो डिजीज ही हो जाती है, तो तुम उसको याद कैसे कर सकते हो? तुम उसको लिंक कर सकते हो। बैक्टीरियल डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी के ऊपर पॉजिटिव एजेंट पे क्वेश्चन बन सकता है बड़े आराम से, तो तुम उसको किसी तरीके से तो याद करना है। तो अगर ABCD में मैं लिखूं तो बी के बाद सी आता है, तो सी से मुझे याद आ जाएगा कि बॉटुलिज्म का जो नाम है वो सी से ड्राइव हुआ है, क्लोस्ट्रीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, और जितने तुम प्रीवियस मतलब जो फुल सिलेबस टेस्ट दे रहे हो तो बच्चों की बहुत ज़्यादा मिस्टेक आ रही है इसमें, ठीक है? तो इसको याद करने का तरीका ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसको ट्राई करके देखते हैं, अगर ये फिजिबल होता है ठीक है, नहीं होता तो कोई और तरीका ढूंढेंगे। लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो बॉटुलिज्म को मैं सी से याद कर सकती हूँ कि बी के बाद सी आता है, तो क्लोस्ट्रीडियम सी से होता है, ठीक है? बिबोनिक प्लेग जो होता है, प्लेग हमें होता है किससे? पेस्ट से। पेस्ट से होगा ये। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट बेसिकली किसको कहते हैं? पेस्ट पेस्ट इज समथिंग जो चीज़ों को खराब करते हैं ना, उन ऑर्गेनिज्म को हम पेस्ट कहते हैं। पेस्ट कंट्रोल डालते हैं हम, चाहे वो कोई मस्कीटो हो या फिर हो रैट। तो बिबोनिक प्लेग क्या होता है? इट्स अ प्लेग जो कॉज करता है पेस्ट। तो ये कौन कॉज करता था? यूजर्निया पेस्टिस। तो वो जो तू नीचे बोल रही थी बेटा वो यहाँ आएगा, ओके? यूजर्निया पेस्टिस। तो तुझे बिबोनिक प्लेग से पेस्ट याद करना है, हो जाएगा इतना? कोशिश तो कर सकते हैं ना, है ना? हाँ, कोशिश कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। कोलेरा, सी से कोलेरा। अब जो जिनको हाँ, जो सी से कोलेरा होता है, जिन लोगों को ये होता है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने आप में ही महान है, ठीक है? जो सी से कोलेरा होता है, जिनको जरा रिलेट कर लेना क्या बोल रही हूँ मैं। तो सी से कोलेरा जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, मात्र इतने क्षण के होते हैं किंतु जीवन में बहुत कठिनाइयां देते हैं, तो ये किससे होता है? विब्रियो कोलेरा। हाँ कोलेरिया। नाउ डी से पहले क्या आ रहा है? सी। तो ये अल्फाबेट ना आसपास ही होंगे इसके। तो डिप्टेरिया किससे होता है? समथिंग दैट स्टार्ट्स विद सी। कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। यस, डिप्थीरिया, ठीक है? देखो डिप्थीरिया पीछे दिख जाएगा तो मैं डिप्थीरिया गेस तो कर ही सकती हूँ, लेकिन ध्यान, अगर उसने सिर्फ कॉर्निबैक्टीरियम दे दिया तो यहाँ मर जाओगे। तो याद रखना
कि डिप्थीरिया डी से स्टार्ट होता है तो इसका अल्फाबेट सी से रिलेटेड था, तो तुमको पहली लाइन तो हो जाएगी। अब मेरे को याद नहीं आ रहा तो मैं एंथ्रेक्स ही लगा लेती हूँ। एंथ्रेक्स किससे होता है? ए के पास कौन सा वर्ड है? ए के पास कौन सा अल्फाबेट है? Bacillus. किससे होता? किससे होगा? Bacillus anthracis. बैसिलस Anthracis. एंथ्रेसिस, है ना। तो देखो ABCD में जो पहली लाइन है वो एक दूसरे की डिजीज डिफाइन कर रही है ना। ए की जो डिजीज है एंथ्रेक्स वो तुम्हें बैसिलस से हो रही है, बी की जो डिजीज है बोचुलिज्म वो तुम्हें सी वाले क्लोस्ट्रीडियम से हो रही है। बिबोनिक प्लेग, चलो प्लेग तुमको पेस्टिस यानी चूहे से याद रह जाएगा। सी मात्र के जो लोग होते हैं वो क्षण भर के होते हैं, बिंदु जैसे, विब्रियो की तरह, कोमा की तरह, किंतु अकेले काफी होते हैं, तो कोई और अल्फाबेट नहीं लेना। सी से कोलेरा, डी से डिप्थेरिया जो सी पे डिपेंडेंट है, दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया। तो पहली लाइन हो जाएगी। Yes, ma'am. कुछ तो होगी ना। चलो जी से गोनोरिया, जी से गोनोरिया होता है और जी से ही गोनाड होते हैं। तो क्वेश्चन इसमें क्या आया था नीट में कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कौन सी है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है ना, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ये क्वेश्चन आएगा। लेकिन इसका अल्फाबेट किसी से नहीं मिलता। किससे होती थी गोनोरिया? Neisseria gonorrhea. Neisseria gonorrhea. पहले लिख दे मेरे से नहीं लिखे जाएंगे सच में। लेकिन मैं इसकी पहचान कैसे कर सकती हूँ गोनोरिया की? इसमें एक्चुअली ना, क्योंकि क्या होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ, जब बैक्टीरिया में ना जो नाम डिजीज से ड्राइव होते हैं वो कभी भी उस नाम से जनरली पूछते नहीं है। जैसे डिप्थेरिया है तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया है, तुम डिप्थेरिया से पहचान लोगे, तो इसलिए वो और कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो बनता है गोनोरिया में वो ये था कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, राइट। सो ये होती है हमारी, तुम मेरे को स्पेलिंग बता देना, निसेरिया गोनोरिया। ठीक है। नाउ लेप्रोसी को हम कहते हैं कोड पढ़ना, राइट। तो लेप्रोसी के बाद कौन सा अल्फाबेट है? Ma'am, M. एम। तो लेप्रोसी किससे होती थी? Mycobacterium. Ma'am, Mycobacterium. माइकोबैक्टीरियम। आगे? लेप्री। Lepre. Ma'am, Lepre. और माइकोबैक्टीरियम से एक और डिजीज होती होगी। Ma'am, Mycobacterium tuberculosis. यस, ट्यूबरक्लोसिस नीचे ही है, तो ये तो हमें याद हो जाएगा। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम से ट्यूबरक्लोसिस भी होता है। और कौन सा होता है? और कोई था इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? अच्छा चलो कोई बात। निमोनिया, निमोनिया किससे होता है भाई? ये तो सबको पता है guys। Ma'am, Streptococcus pneumonia. ये हमारे लिए जर्नल हो चुके हैं अब, स्ट्रेप्टोकोकस pneumonia. हाँ, तो ये तो जर्नल हो चुके हैं, तो चलो इसमें ट्रिक नहीं भी लग रही तो भी तुम्हारा काम तो बन ही रहा है ना, राइट। टाइफाइड भी हमने इतना बार पढ़ लिया। किससे हो रहा है टाइफाइड? सबसे पहले यही पढ़ा था। और हमारा प्यारा सा टेटनस किससे होता है? Clostridium tetani. क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। यस। Clostridium tetani. तो कुछ में तो एटलीस्ट ये एप्लीकेबल होगा। ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से ही होता है, और कोई रिस्पॉन्सिबल है? देखना पीछे। नहीं, नहीं बताओगे? अच्छा चलो कोई बात नहीं, आएगा जब तो बता देना। तुम आई होप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे अब एंथ्रेक्स को बी से, बी को सी से, सी को किसी से रिलेट मत करना, वो अलग ही है, डी को सी से, राइट। गोनोरिया हम गोनाड से कंपेयर कर लेंगे, लेप्रोसी को हम माइकोबैक्टीरियम एम से कंपेयर कर सकते हैं, राइट। जो निमोनिया है वो हमको वैसे भी याद है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। टेटिना क्लोस्ट्रीडियम ये तुम्हें चलो अलग से याद करना पड़ा। टाइफाइड मैरी से हमें टाइफाइड याद रहता है, और ट्यूबरकुलोसिस भी बहुत कॉमन सा हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सिफिलिस भी है, ऐसे सिफिलिस और स्कारलेट फीवर, स्कारलेट फीवर भी, स्कारलेट फीवर और सिफिलिस भी दो डिजीजेज होती है। स्कारलेट फीवर लेकिन तुम कहीं पढ़ते नहीं हो ज़्यादा, तो स्कारलेट फीवर हटा दो, चलो लिखे रहने दो, वैसे तुम्हारा क्या जाता है। ठीक है भाई, बताओ सिफिलिस किससे होता है? एज फॉर सिफिलिस बेटा प्लेग ऊपर का है ना, बिबोनिक प्लेग। ऐसे सिफिलिस किससे होता है? Treponema palladium. Treponema palladium. ट्रेपोनीमा
बोल बोल, पैलेडियम। सही बोल रहे हैं, पैलिडियम। देखो कैसे याद करूंगी मैं, सिफेलिस मतलब स्लिप, तो तुम स्लिप कर जाओगे। कहाँ से, क्या स्लिप करता है, पैर, तो तुम्हारा जो पैर है वो स्लिप कर जाएगा अगर तुमने चप्पल नहीं पहनी है ना। तो सिफेलिस इज स्लिप, तो तुम सिफेलिस को स्लिप से याद कर सकते हो कि वो किससे होता है। क्या बोला तुमने, पैलिडियम, ट्रिपोनिमा। हाँ हाँ, देखो एस के बाद टी आ रहा है तो उससे ट्रिपोनिमा तो आ सकता है। कंफर्म करना है तुमको तो पैलिडियम से पैर याद कर लेना है। नहीं तो वैसे तो इसमें वैसे वो एग्जाम्पल भी आता है स्नेल का, पर छोड़ो, मुझे नहीं लगता तुम्हें एनिमल किंगडम आता है। ठीक है, तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम तुम सिफेलिस में याद कर सकते हो। ओके, इतना याद रहेगा। Yes, Yes. ma'am. राइट, कूल। चाहे थोड़ा बहुत तुमसे हो गया होगा इस चीज़ का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आ जाएगा तुम्हारे। लेकिन हम ये करेंगे सिर्फ बैक्टीरियल डिजीज में ऐसे, क्योंकि हमने एक दो डिजीज, अगर मैंने वायरस या एड्स लिख दिया तो एंथ्रेक्स की धज्जियां उड़ जाएंगी। दिस इज नॉट गुड। ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है। ओह अच्छा, ओह 10 मिनट ऊपर आ गया। अच्छा हाँ, मैंने 10 मिनट पहले ज्वाइन नहीं किया था, 1 मिनट अभी भी पड़ा है मेरे पास।